तो लास्ट क्लास में हमने थोड़ा बेसिक बातें सीखी थी इसके बारे में। देखिए, द बायर इन द इंपोर्टिंग स्टेट इज अलाउड टू अवेल द क्रेडिट ऑफ IGST पेड ऑन इंटर स्टेट परचेज मेड बाय हिम। सपोज आपने ना इंटर स्टेट परचेजेस करी है, मतलब आपने दूसरे स्टेट से माल खरीदा है। अब आप अगर इंटर स्टेट परचेजेस कर रहे हैं तो आपको IGST का क्रेडिट मिलेगा ना, क्योंकि आपने पेमेंट, क्रेडिट किस चीज का मिलता है? जो आपने पेमेंट करी। और पेमेंट किसकी करी? IGST, क्योंकि इंटर स्टेट मतलब डिफरेंट स्टेट से खरीदने पर आप क्या देते हो? IGST, तो उसी का ही क्रेडिट मिलेगा आपको। दस अनलाइक द अर्लियर सिनेरियो जहां पर हमारी क्रेडिट चेन ब्रेक हो जाती थी इंटर स्टेट सेल पर। क्यों? आप है ना बाहर से खरीदे हो तो वहां CST दिया जाता और लोकल में वेट होता था, आपस में सेट ऑफ पॉसिबल नहीं था, तो वो ब्रेक चेन हो जा, जो चेन थी क्रेडिट वाली वो ब्रेक हो जाती थी। यहां पर ऐसा नहीं है, तो इसलिए इसे क्या कहते हैं? सीमलेस क्रेडिट फ्लो है। द रेवेन्यू ऑफ इंटर स्टेट सेल डज नॉट एक्रू टू द एक्सपोर्टिंग स्टेट एंड द एक्सपोर्टिंग स्टेट ट्रांसफर टू द सेंटर द क्रेडिट ऑफ GST यूज्ड इन पेमेंट ऑफ IGST। तो यहां लिखा है कि जो रेवेन्यू होता है, इंटर स्टेट सेल हुई, मैंने आपको यूपी से दिल्ली में माल बेचा, तो रेवेन्यू ऑफ इंटरस्टेट सेल डज नॉट एक्रू टू द एक्सपोर्टिंग स्टेट। मतलब कि वो दिल्ली को माल बेचा तो दिल्ली को नहीं मिलेगा GST, इसे मिलेगा सेंट्रल गवर्नमेंट को। द सेंटर ट्रांसफर द इंपोर्टिंग स्टेट द क्रेडिट ऑफ IGST यूज्ड इन पेमेंट ऑफ SGST और UTGST। तो यहां क्या कर रखा है कि आपको जब आप पेमेंट कर रहे होते हैं तो आपको क्रेडिट मिल जाता है IGST। सपोज आपने खरीदा बाहर से तो क्या दिया? IGST। बेचा विद इन द सेम स्टेट तो आपके पास क्या आया? CGST और SGST। अब आपने स्टेट गवर्नमेंट को क्या देना है? CGST और SGST, लेकिन आपके पास क्रेडिट है IGST का, तो अलाउड है, वो क्रेडिट आपको मिल जाएगा। वो आगे गवर्नमेंट क्या करेंगी, उसका आया क्रेडिट, वो इसको उसको ट्रांसफर, वो हमें टेंशन नहीं लेनी, क्योंकि वो ट्रांसफर अपने आप होता रहेगा। हमें वो नहीं टेंशन लेनी कि गवर्नमेंट कैसे करेगी, क्रेडिट उसका मिला उसको नहीं मिला, वो हमें टेंशन नहीं लेनी। देखो, कहीं ना कहीं अरेंजमेंट, एक बात समझो, आप सपोज यूपी में है, आपने सेल करी, ठीक है, तो सेल करने पे कस्टमर ने आपको क्या दिया? CGST और SGST। अब यूपी गवर्नमेंट क्या सोच रही है? मेरे पास क्या आएगा? SGST आएगा, सोच रही है या नहीं? लेकिन आपने परचेजेस में क्या दिया था? IGST, आपने वो कट कर दिया और आपने गवर्नमेंट को कुछ भी नहीं दिया। तो IGST सेंट्रल गवर्नमेंट की जेब में जा चुका है। तो यूपी गवर्नमेंट कहेगी ना सेंट्रल गवर्नमेंट से, भैया मेरा पैसे चाहिए मुझे। तो जो IGST का क्रेडिट मिला है SGST के अगेंस्ट में, वो सेंट्रल गवर्नमेंट यूपी गवर्नमेंट को देगी। तो ये बातें हमें समझने की ज्यादा जरूरत नहीं है, हमें तो जो है सेलर के हिसाब से समझने की जरूरत है कि उसे GST क्रेडिट कैसे मिले। गवर्नमेंट आपस में करेंगी ना हिसाब, वो करती रहेंगी, हमें उसका कोई लेना देना नहीं है ज्यादा। ऑर्डर ऑफ यूटिलाइजेशन ऑफ क्रेडिट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे भी पढ़ेंगे इनपुट टैक्स क्रेडिट के चैप्टर में। देयर इज ए स्पेसिफाइड ऑर्डर इन विच ITC, मतलब इनपुट टैक्स क्रेडिट को ITC बोल देते हैं, शुड बी यूटिलाइज्ड। फर्स्ट, IGST शुड बी यूटिलाइज्ड फॉर द IGST पेमेंट। तो सपोज आप IGST की पेमेंट कर रहे हो, तो नंबर 1 क्रेडिट किसका लोगे? ITC किसका लोगे? IGST। इसे ऐसे कह सकते हैं कि आउटपुट IGST है। आउटपुट IGST सेल करने पे होता है और इनपुट IGST होता है परचेज करने पे। तो जब आप आउटपुट IGST की पेमेंट करोगे तो सबसे पहले आप इनपुट IGST को सेट ऑफ कर लो जो आपके पास अवेलेबल है। उसके बाद लिखा है, अगर मान लिया ये है 50,000,
और ये 30,000, तो अभी भी 20,000 बचा है। तो 20,000 की पेमेंट नहीं करोगे आप, क्यों? अगर आपके पास क्या है, सीजीएसटी और एसजीएसटी भी है। तो ये कह रखा है कि दूसरे नंबर पर सीजीएसटी, एसजीएसटी, यूटीजीएसटी, ये जो चाहो वो कर लो आप सेट ऑफ, कोई वो नहीं है, सीक्वेंसिंग नहीं है, आपकी इच्छा है। लेकिन पहली सीक्वेंसिंग है आईजीएसटी के अगेंस्ट में आईजीएसटी, उसके बाद आपकी इच्छा। आफ्टर एंटायर आईटीसी ऑफ आईजीएसटी इज यूटिलाइज आईटी, तो ये क्या कर रखा है, आफ्टर एंड देन टुवर्ड्स द पेमेंट ऑफ सीजीएसटी इन एनी ऑर्डर एंड एनी प्रोपोर्शन। ये जो है यहाँ पर ऐसे क्या रखा है इन्होंने, स्पेसिफिक ऑर्डर है आईटीसी शुड बी यूटिलाइज्ड, फर्स्ट आईजीएसटी क्रेडिट शुड बी यूटिलाइज्ड। ये जो कहना चाह रहे हैं इन्होंने दो बातें अलग अलग कर दी। ये क्या कह रखे हैं, सबसे पहले इन्होंने जो ये वाला पॉइंट है ये समझाता हूं। ये आईजीएसटी, इनपुट आईजीएसटी, इनपुट आईजीएसटी को सबसे पहले किसके अगेंस्ट में सेट ऑफ करो, आउटपुट आईजीएसटी। दूसरे नंबर पर आपकी इच्छा है आउटपुट सीजीएसटी और आउटपुट एसजीएसटी, आपकी इच्छा है, आप कुछ भी किसी के अगेंस्ट में भी सेट ऑफ करो। अब यहां आगे लिखा है आफ्टर एंटायर आईटीसी ऑफ आईजीएसटी, ये नील हो जाएगा जब, ये नील हो जाएगा। तो सबसे पहले क्या कर रखा है, सबसे पहले आप आईजीएसटी को यूज करो, जब वो खत्म हो जाएगा, आफ्टर एंटायर आईटीसी ऑफ आईजीएसटी इज यूज्ड, तो आईटीसी ऑफ जीएसटी शुड बी यूटिलाइज्ड फॉर पेमेंट ऑफ सीजीएसटी। तो ये क्या कर रखा है, इनपुट सीजीएसटी को किससे सेट ऑफ करो, आउटपुट सीजीएसटी, ठीक है। और अगर ये खत्म हो जाएगा तो दूसरे नंबर पे आउटपुट आईजीएसटी, ठीक है। यहां पर आउटपुट एसजीएसटी या यूटीजीएसटी का ऑप्शन नहीं है, ये नहीं है, क्योंकि इनका तो एंटी है आपका, ये अलाउ नहीं होगा। फिर आईटीसी ऑफ एसजीएसटी, मतलब इनपुट एसजीएसटी, इसे आप नोट कर सकते हैं ना, काम आएगा ये बहुत बार अलग अलग जगह। तो इनपुट आईटीसी है एसजीएसटी का, तो ये कैसे आप ऑर्डर करेंगे, नंबर 1 आउटपुट एसजीएसटी। जहां पर भी पूरे जीएसटी के चैप्टर में मैं जहां आपको एसजीएसटी बोलूंगा तो ऑटोमेटिकली आप एज्यूम करना यहाँ यूटीजीएसटी इंक्लूडेड है, बार बार मैं वो नहीं बोलूंगा, लेकिन आप एज्यूम कर लो कि जहां मैं एसजीएसटी कह रहा हूं वहां यूटीजीएसटी भी है। और दूसरे नंबर पर आउटपुट आईजीएसटी, लेकिन अगेन ये अलाउ नहीं है आउटपुट सीजीएसटी, तो ये अलाउ नहीं है, बाकी सब ठीक है। तो यहां इंपॉर्टेंट बात क्या ध्यान रखनी है आपको, आईटीसी सीजीएसटी का एसजीएसटी यूटीजीएसटी के साथ में सेट ऑफ नहीं होगा, और आईटीसी एसजीएसटी यूटीजीएसटी का सीजीएसटी के साथ में नहीं होगा। बाकी सब बहुत सिंपल है याद रखना, पहले अपने वाले से सेट ऑफ करो, बाद में दूसरे वाले से, लेकिन ये आपस में सेट ऑफ नहीं होंगे, ठीक है। ऑल्सो ITC of SGST UTGST should be utilized for payment of IGST only after ITC of CGST has been utilized fully. तो ये क्या रखा है कि ये क्या कहना चाह रहे हैं, ITC of SGST should be utilized for payment of IGST only after ITC of CGST has been utilized fully. इसका क्या मतलब है, देखो IGST और CGST दोनों सेंट्रल गवर्नमेंट का है हिसाब, है ना। यहां पर अब ये बात हो रही है, मान लिया आउटपुट
IGST है जो पेमेंट करनी है, जो मैं पहले ही बता रहा था आपको, असल में मान लिया 50,000 है। इनपुट IGST मान लिया 20,000 है ना। तो आपने सेट ऑफ कर लिया, खत्म हो गया, बचा कितना 30,000। अब मान लिया हमारे पास, या ITC का एक चैप्टर अलग से आएगा, उसमें हम और डिटेल में समझ लेंगे। अब मान लिया ऐसे ही हमारे पास आउटपुट CGST है ना, मान लिया 40,000, और इनपुट CGST है मान लिया 30,000। तो हम किसे, देखो यहां क्या लिखा है, इनपुट CGST को पहले किससे सेट ऑफ करेंगे, आउटपुट CGST से, और जो बच गया उसे किससे सेट ऑफ करेंगे, आउटपुट IGST से। तो आउटपुट IGST अभी भी बचा हुआ है ना हमारा 30,000, तो इससे ये सेट ऑफ कर लेंगे, कितना 10,000। तो ये जो पॉइंट है जो अभी अभी हमने देखा, ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है, ध्यान से देखें, it may be noted that ITC of CGST cannot be utilized for payment of SGST, while also ITC of SGST should be utilized for payment of IGST only after ITC of CGST has been utilized। मतलब मान लिया हमारा आउटपुट SGST भी है और इनपुट SGST है, ये मान लिया 70,000 बचा हुआ है। तो आप ये नहीं कह सकते, नहीं नहीं हम ये वाला नहीं ले रहे, आप ये नहीं कह सकते, आप ये नहीं कह सकते हम 70,000 ले रहे, आपको पहले इसको सेट ऑफ करना पड़ेगा। क्यों, ये है सेंट्रल गवर्नमेंट, ये भी सेंट्रल गवर्नमेंट है, इनको पहले आपस में सेट ऑफ करो, इनका नंबर बाद में आएगा। आप इसे पहले इससे सेट ऑफ नहीं करो, ये बात देखिए, ये हम टेबल बनाएंगे अलग अलग, और ITC के चैप्टर में भी सीखेंगे। एक इलस्ट्रेशन दिया है, उसे समझते हैं। इंट्रा स्टेट सप्लाई, इंट्रा बोलते हैं विद इन द सेम स्टेट। तो in case of local supply of goods services, the supplier would charge dual GST, that is CGST and SGST। मान लिया A ने B को माल बेचा या सर्विस दी, तो 10,000 का था, मान लिया 18% है रेट, तो 9% स्प्लिट हो जाता है इक्वली। तो ये A के लिए क्या है, आउटपुट GST, B के लिए क्या है, इनपुट GST। ठीक है, A ने B को माल बेचा है, A के लिए क्या है, आउटपुट GST, और B के लिए क्या है, इनपुट GST। ये बात समझ में आती है। टोटल प्राइस चार्ज बाय A टू B, A ने B से कितने पैसे लिए होंगे, 11,800 रुपए, 900 रुपए गवर्नमेंट के पास जाएगा A से, 900 रुपए CGST और 900 रुपए SGST आउटपुट है, इसके पास ITC होगा, क्लेम कर लेगा। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। मान लिया B ने C को दिया 20% एडिशन करके, तो ये कॉस्ट 10,000 मानेगा, 11,800 नहीं। क्यों नहीं मानेगा, क्योंकि इसका तो क्रेडिट मिल जाएगा। B के लिए क्या ये, B के लिए क्या ये इनपुट, तो ITC मिल जाएगा ना, तो ITC मिल जाएगा, और अगर इनपुट नहीं है कोई भी करने के लिए तो रिफंड मिल जाएगा। तो इसका मतलब इसके पास पैसा वापस आ जाएगा, तो इसको कॉस्ट में ऐड करने की जरूरत नहीं है। तो जब भी बोला जाए 20% ऐड किया है, तो 10,000 में 20% ऐड किया, तो कितना हो गया 12,000। अब मान लिया 18% है, 9%। तो B के लिए ये क्या है, आउटपुट, B के लिए ये क्या है, इनपुट। तो ये 900 रुपए इनपुट टैक्स क्रेडिट लेकर के बाकी गवर्नमेंट के पास जमा करा देगा। तो आ गए ना 900 रुपए वापस, 1,080 रुपए C से आए, 900 रुपए काट के गवर्नमेंट के पास 180 रुपए जमा कराएगा, है ना। ये देखो ये लिखा हुआ टेबल है, 1,080 आउटपुट, इनपुट है 900, तो 180 रुपए सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जमा कराएगा, CGST है। स्टेट गवर्नमेंट के पास 180 रुपए जमा कराएगा।
ठीक है। अब गवर्नमेंट को, सेंट्रल गवर्नमेंट को ए से कितने मिले, ठीक है, मतलब जब बी ने खरीदा तो बी ने ए को पेमेंट करी, ए ने गवर्नमेंट को दी, और बी ने कितना दिया, तो टोटल इतना ही आया। तो इस तरीके से चलता है। अब इंटर स्टेट सप्लाई में क्या होगा, एक स्टेट से दूसरी स्टेट में, तो इंटर स्टेट सप्लाई में आईजीएसटी लगेगा। मान लिया एक्स ने ए को विद इन द सेम स्टेट भेजा, है ना, स्टेट 1 से स्टेट 1 में एक्स ने ए को, तो इक्वल लगा, सेम एग्जांपल 10,000, 900 रुपए लगा, 11,800। एक्स के लिए क्या है, आउटपुट, ए के लिए क्या है, इनपुट। अब ए ने बी को माल बेचा लेकिन अलग स्टेट, तो यहां क्या लगा, आईजीएसटी। ये आईजीएसटी ए के लिए क्या है, बी के लिए क्या है, इनपुट। अब ए ने गवर्नमेंट को कितने पैसे देने, 2,160। इसके बाद इनपुट है 1,800 रुपए, 900 तो अलाउड हो जाएगा। 900 पहले क्या करेंगे, आउटपुट आईजीएसटी से सबसे पहले इनपुट आईजीएसटी कवर करेंगे, वो है नहीं, फिर इनपुट सीजीएसटी, तो पहले नंबर इसका आएगा, और फिर भी पूरा नहीं होगा, इनपुट एसजीएसटी, तो 360 रुपए सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जमा करा देगा ये, ठीक है। अब बी ने सी को दिया विद इन द सेम स्टेट, है ना, तो क्या लगेगा, सीजीएसटी एसजीएसटी, इनने 20% और प्रॉफिट लिया और ये दे दिया, है ना। अब ये क्या है, बी के लिए आउटपुट, ये क्या बी के लिए, और बी के लिए आउटपुट सीजीएसटी 1296, आउटपुट एसजीएसटी 1296, और बी के लिए इनपुट आईजीएसटी है ना, बी के लिए ये, ए ने बी को बेचा था तो बी ने खरीदा था, तो बी के लिए इनपुट आईजीएसटी है ना 2,160, ठीक है ना। अब ये कहेगा मुझे देना है 1296 गवर्नमेंट को, तो पहले ये सीजीएसटी का हिसाब निपटाएगा, क्योंकि आईजीएसटी से सेट ऑफ करना, पहले सीजीएसटी का हिसाब निपटा ले भैया, पहले इसे नहीं चालू करेगा। तो सीजीएसटी कितना देना, 1296, तो पूरा आईजीएसटी 2160 है, इसमें से 1296 यहां सेट ऑफ कर लिया, बचा कितना 864, तो ये एसजीएसटी के अगेंस्ट में ये करके ये गवर्नमेंट के पास जमा कराएगा। किसको जमा कराएगा, स्टेट गवर्नमेंट को। अब ये नहीं, इसका उल्टा नहीं कर सकता ये कि पहले स्टेट गवर्नमेंट से पूरा सेट ऑफ कर ले, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट कहेगी भैया हमें गवर्नमेंट से वापस लेना पड़ता है, ये स्टेट गवर्नमेंट कहेगी आईजीएसटी का क्रेडिट हम क्यों दें, सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहा अभी कर दो, हम बाद में हिसाब कर लेंगे। तो बाद में जब हिसाब होना है तो स्टेट गवर्नमेंट कहेगी भैया हमारा हिस्सा बाद में करो, अगर तुम्हारा सेट ऑफ नहीं हो रहा है स्टेट से, पहले उसी से ही तो करो। तो सीजीएसटी अगर नहीं है तो आईजीएसटी और ये पहले होने चाहिए, ये बाद में, ताकि जो भी देना है वो स्टेट गवर्नमेंट की जिम्मे जाए। समझ में आती है बात आपको, तो इस तरीके से चलेगा। तो ये बात बता रखी है कब किसके पास कहां कहां गया, किसके पास गया और किसकी जेब में गया। सबसे पहले एक्स ने ए को बेचा था विद इन द सेम स्टेट, तो सीजीएसटी सेंट्रल गवर्नमेंट की जेब में गया और एसजीएसटी स्टेट गवर्नमेंट की जेब में गया। मान लिया इस पे आईटीसी नहीं है तो इसने पूरा जमा करा दिया। फिर ए ने किसे बेचा था, बी को, है ना, और वहां पर आईजीएसटी लगा था और इसने इन दोनों का क्रेडिट ले लिया था और 360 रुपए बचे थे वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जमा करा दिए थे, ठीक है। अब यहां पर ये अलग स्टेट और ये गवर्नमेंट का मैटर बता रखा है अलग से। गवर्नमेंट का मैटर कैसे बता रखा है, ए ने जब बी को माल बेचा था हमने हिसाब भी लगाया था, ये रहा,
इसे पेमेंट कितनी करनी थी? 2160। किसकी जेब में जाना था? सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, और इनपुट का मतलब होता है ये इस गवर्नमेंट की जेब में जा चुका है। तो इसने कहा कि भैया मैंने तो 900 स्टेट गवर्नमेंट को दे दिए, तो ये मैं काटूंगा। अब सेंट्रल गवर्नमेंट की जेब में तो आए नहीं 900, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट के खाते से काट दिया आपने। तो सेंट्रल गवर्नमेंट को 900 रुपए मिलने चाहिए स्टेट से या नहीं? वो लिखा है साहब कि स्टेट के खाते से कटकर सेंट्रल गवर्नमेंट के खाते में जाएंगे, क्योंकि वो आपस में सेट ऑफ हुआ है। ठीक है, तो ये हिसाब बता रखा। फिर हमने देखा था 432 रुपीज स्टेट गवर्नमेंट की जेब में गए थे, ये अभी अभी हमने देखा था ना, ये 432 स्टेट गवर्नमेंट की जेब में गए ये। और हमने एक और बात देखी थी, ये 864 रुपए किसको देने थे? स्टेट गवर्नमेंट को। लेकिन आपने सेंट्रल गवर्नमेंट को जो ऑलरेडी दे रखा था उसका क्रेडिट ले लिया, तो स्टेट गवर्नमेंट कहेगी मेरा पैसा कहां से लेगी? सेंट्रल गवर्नमेंट से। तो सेंट्रल गवर्नमेंट अपने खाते से इनको ट्रांसफर करेंगे, अल्टीमेटली इक्वल अमाउंट जा रहा है। देखो, फाइनली इक्वल अमाउंट। अब एक बात हो, टोटल लास्ट सेल कितनी है? ये लास्ट कंज्यूमर को 1296 1296, तो अल्टीमेटली यही जाएगा स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट की जेब में। ठीक है, और एक और बात, माल अल्टीमेटली कंज्यूम कहां हुआ? स्टेट नंबर 2 में ना। तो जहां माल एंड यूज होता है ना, उस गवर्नमेंट की जेब में पैसा जाता है। स्टेट गवर्नमेंट जहां पर पैसा कंज्यूम हो रहा है। स्टेट 1 भी थी, उसको मिला कुछ भी नहीं। मतलब यूपी से आपने बेचा दिल्ली में, है ना, दिल्ली से कहां बेचा आपने? वापस हरियाणा में, हरियाणा से हरियाणा में। तो अब अल्टीमेटली क्या है? हाफ हाफ होगा, सीजीएसटी और एसजीएसटी, तो वो लिखा है इस वजह से, क्योंकि लास्ट सेल कहां हुई थी? स्टेट 2 से स्टेट 2 में, तो विद इन द सेम स्टेट हुआ था, है ना। एक वर्डिंग लिखी थी, मैं दिखाता हूं आपको। आगे भी आ जाएगा कि हम ये देखिए लिखा है जीएसटी इज डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स, है ना। तो जहां डेस्टिनेशन है उस हिसाब से टैक्सेस जाएगा, उस जगह के हिसाब से। ठीक है ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि कैसे उसको सेट ऑफ होता है, किसके पास कहां जाता है। और इस चैप्टर में तो हम अभी बेसिक बातें सीख रहे हैं इसके बारे में। जीएसटी का कॉमन पोर्टल। बिफोर जीएसटी सेंट्रल और स्टेट अलग अलग एडमिनिस्ट्रेशन रखती थी, अलग अलग लॉ चलते थे, अलग अलग प्रोसीजर होते थे, अलग अलग फॉर्मेट होता था, अलग अलग आईटी का सिस्टम होता था, बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होती थी। जीएसटी से क्या हुआ? सबको एक जगह लाया गया, सबको एक जगह, सेम आईटी लेवल, मैच्योरिटी, यूनिफॉर्म फॉर्मेट, सब कुछ सेम। और जीएसटी क्या है? डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स। तो इंटर स्टेट ट्रेड ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज नीडेड ए रोबस्ट सेटलमेंट मैकेनिज्म अमंग्स द स्टेट एंड द सेंटर, जो अभी अभी हमने बताया। ए कॉमन पोर्टल वाज नीडेड which could act as a clearing house and verify the claim and inform the respective government। तो जब तक कॉमन पोर्टल नहीं होगा, जब तक हम इधर से उधर जब भी माल जा रहे हैं, तो वो सेटलमेंट नहीं हो पाएगी। हर एक स्टेट, हर एक सेंट्रल गवर्नमेंट, सब कुछ मिला हुआ है, सब एक ही सिस्टम में होगा तभी तो हो पाएगा, नहीं तो पॉसिबल ही नहीं है। हिसाब किताब ही करते चले जाएंगे।
ठीक है, तो इसके लिए स्ट्रॉन्ग आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत है। तो फिलहाल क्या है, जीएसटी पोर्टल www.gst.gov.in वेबसाइट है, और ये हमारा गुड्स एंड सर्विस नेटवर्क GSTN company incorporated under the provision of Companies Act is set up by government to establish a uniform interface टैक्स पेयर के लिए, और शेयर्ड आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर है सेंट्रल और स्टेट। ठीक है, जीएसटी पोर्टल इंटरनेट पे ही खुलेगा, टैक्स पेयर खुद खोल सकता है। सीए अगर आप काम कर रहे हैं, आपके लिए सीए मैं हूं और मैं भी खोल सकता हूं, या कोई टैक्स एडवोकेट आपके लिए काम करता है वो भी खोल सकता है, या टैक्स ऑफिशियल भी खोल सकते हैं। द पोर्टल इज वन सिंगल कॉमन पोर्टल फॉर ऑल जीएसटी रिलेटेड सर्विसेज। कॉमन जीएसटी सिस्टम में लिंकेज है ऑल स्टेट, यूनियन टेरिटरी, कॉमर्शियल डिपार्टमेंट, सेंट्रल, सब कुछ इसमें ही आ जाएगा। ठीक है, तो यहां पर क्या है कि जो रिपोर्ट्स हैं, जो आपकी सारी डिटेल मैचिंग सब कुछ यहां पर आ जाएगा। इवन क्या होता है, मैंने आपको माल बेचा, आपने मुझे क्या दिया, टैक्स दिया, आपको क्या मिलेगा, आपने मुझे माल बेचा तो आपके लिए क्या है वो इनपुट, आपको क्या मिलेगा आईटीसी। कब मिलेगा पता है, जब मैं वो जमा कराऊंगा गवर्नमेंट, और जब मैं जमा कराऊंगा तो आपका नंबर डालूंगा, आपके जब आप लॉगिन करोगे वो आपको दिखाई देगा कि आपके पास इतना आईटीसी क्रेडिट है, लेकिन वो तभी दिखाई देगा जब मैं जमा कराऊंगा। तो आप मेरे से क्या कहोगे, नहीं करा, फोन करोगे भाई जमा कराओ, मुझे आगे क्रेडिट लेना है। तो ये सिस्टम ऐसे काम करेगा। तो जीएसटीएन इंक्लूड फैसिलिटिंग रजिस्ट्रेशन, आपको रजिस्ट्रेशन कराना है तो जीएसटी की आपकी साइट ऐसी दिखाई देगी, आप इसको खोलकर देख सकते हैं। रिटर्न फाइल करनी है आपको, वो भी है, कंप्यूटेशन है, सेटलमेंट है, मैचिंग ऑफ टैक्स पेमेंट डिटेल है, बैंकिंग नेटवर्क से, तो बहुत सारी रिपोर्ट्स, सब कुछ यहां पर आपको दिखाई देगा। However, it is important to note that the common GST electronic portal for furnishing electronic way bill is e-way-bill.gst.gov.in। ई-वे बिल बहुत ही जबरदस्त सिस्टम है। पहले पता क्या होता था, मैंने यहां से माल भेजना है, मैंने क्या करा, एक है ना डुप्लीकेट इनवॉइस भी छपा रखे। पहले क्या होता था, मैंने डुप्लीकेट इनवॉइस कॉपी छपा रखी है, एक ओरिजिनल। जब कोई माल भेजा मैंने ट्रांसपोर्ट वाले को, डुप्लीकेट बिल, अगला जो मेरा नया नंबर आना है ना, इनवॉइस नंबर, उसी नंबर का मैंने दे दिया। मैंने कहा रास्ते में कहीं चेक हो, पकड़े जाओ, दिखाइयो, फिर मैं उसका उसका पक्का बिल बना लूंगा, क्योंकि उन्होंने देख लिया है। और नहीं देखा किसी ने तो फिर उसको बिल को फाड़ के फेंक देंगे, नंबर 2 में पहुंच जाए। तो लोग टैक्स ही नहीं देते थे, और अगर बीच में पकड़ भी लिया तो उस डिपार्टमेंट के बंदे को पैसा दिया, थोड़ा बहुत काम हुआ, 50-100 रुपए दिए, 50-100 रुपए पुलिस वालों को दिए, बच गए। इससे गवर्नमेंट का बड़ा नुकसान होता था, क्योंकि हजारों लोग जा रहे हैं सामान लेकर के, बिल है नहीं, तो दिक्कत होती थी। अब क्या हो गया, ई वे बिल आ गया। ई वे बिल का मतलब क्या है, मुझे यहां से सामान लेकर जाना है, उससे पहले एक बिल बनाना पड़ेगा जो जीएसटी की साइट पर ही बनेगा। कहां से माल चलेगा, कहां चलेगा, ये कहां पहुंचेगा, कितनी दूरी है, कितना समय में वहां पहुंच जाना चाहिए, एक एक डिटेल वहां जाएगी। तो जैसे ई वे बिल, अब फर्जी तो बना नहीं सकते आप, तो ये तो असली बनेगा। और वो अगर आपने डुप्लीकेट छाप भी लिया, कुछ कर भी लिया, तो जो रास्ते में चेक होगा तो वो साइट पर चेक करेंगे, हाँ भाई साइट पे देखेंगे क्या ये तो आ नहीं रहा। तो ये इस ई वे बिल के कॉन्सेप्ट की वजह से गवर्नमेंट के पास बहुत पैसा आ रहा है, क्योंकि नंबर 1 में, और वरना नहीं तो पकड़ा जाएगा तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। तो ये ई वे बिल का बड़ा फायदा होगा। Further, invoice registration portal is the website for uploading reporting of e-invoice by the notified person. All registered business with an aggregate turnover
in any preceding onward greater than 10 crores are required to issue e-invoices. तो अगर आपकी सेल ज्यादा है तो ई इनवॉइस बनाना, मतलब हाथों हाथ पोर्टल पर ही बिल इशू होंगे। मतलब क्या ये नहीं है कि हमने बिल बनाया बाद में अपलोड करोगे, आप बिल बनाओगे और सीधा वो जीएसटी पोर्टल पे बिल जा रहे हैं ई इनवॉइस। तो मतलब सिस्टम ऐसा कर दिया। इट इज मैनेज बाय द नेशनल इंफॉर्मेटिक सेंटर, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। GSP and ASP. GSTN has selected certain information technology enable services and financial technology company to call GST सुविधा providers. तो वो क्या करेंगे, GST सुविधा प्रोवाइडर्स का काम क्या है, वो GST सिस्टम को एक्सेस कर सकते हैं, डेवलप कर सकते हैं एप्लीकेशन ताकि वो इंटरैक्ट कर सके। ठीक है, तो GST develop application having feature like return filing, reconciliation of purchase register data, auto data acceptance rejection modification, बहुत सारी चीजें हैं, है ना। तो एक आम आदमी तो सारे काम कर नहीं सकता है, तो आप किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट की, टैक्स एडवोकेट की मदद लेंगे, तो आप सुविधा प्रोवाइडर से भी मदद ले सकते हैं, है ना। तो ये सारी चीजें क्या होगा, एक्सेस होगा तभी तो कर पाएंगे। तो एक्सेस भी मिलेगा आपको, अपलोडिंग इनवॉइस के लिए, फाइलिंग रिटर्न, तो सारी चीजें इंटीग्रेटेड है, ऑनलाइन है। तो आप भी, मैं आपके लिए काम कर रहा हूं तो मैं भी एक्सेस कर पाऊंगा, अपलोड कर पाऊंगा। तो एक लिंक है टैक्स पेयर का और सब आपस में, ताकि जो भी आप ट्रांसपेरेंसी रहे, कुछ भी दे पाए, झूठ ना बोल पाए, बेवकूफ ना बना पाए। एक है कंपनसेशन सेस। जीएसटी कंपनसेशन सेस होता है स्पेसिफाइड रेट इज इम्पोज्ड ऑन द गुड्स एंड सर्विस कंपनसेशन सेस ऑन द स्पेसिफाइड लग्जरी आइटम, है ना, जैसे पान मसाला, टोबैको, मोटर कार। तो ये एक महंगी या लग्जरी आइटम है, तो ये हम टैक्सेबल सप्लाई की वैल्यू पर कंप्यूट करते हैं। कंपनसेशन सेस एक तरीके से जैसे इनकम टैक्स में सेस एक्स्ट्रा लगाते हैं, तो ये एक्स्ट्रा है, हम मतलब जीएसटी डिपार्टमेंट जिस चीज पर चाहे एक्स्ट्रा टैक्स लगा सकते हैं। तो ये होता है इंट्रा स्टेट सप्लाई, an interstate supply with a view to provide for compensation to the state for the loss of revenue arising on account of implementation of GST. GST लागू होने से पहले बहुत सारी स्टेट मना कर रही थी, हम नहीं मानते। क्यों? अब GST में रेट हो गया 18%, उनका पहले वैट था 40%, 30%, 25%, यहाँ हो गया 18% या 9% हो गया। तो इन्होंने कहा हमें तो बहुत लॉस हो रहा है, तो इन्होंने कहा कोई बात नहीं, हम कुछ कंपनसेशन सेस लगाकर आपको कंपनसेट कर देंगे। तो कंपनसेशन सेस का पैसे का इस्तेमाल स्टेट को कंपनसेट करने के लिए किया जाए। इनिशियली इट वाज लाइड फॉर ए पीरियड ऑफ 5 years अप टू 30 जून 2022, लेकिन इसको फिर एक्स्ट्रा पैसा आता हुआ किसे बुरा लग रहा है, स्टेट ने शोर मचाया तो ये फिर और बढ़ाकर 31 मार्च 2026 तक कर दिया। बार बार आप सुनते होंगे न्यूज में लड़ाई झगड़ा होता है, स्टेट कहती है कि हमें अब तक पैसे नहीं मिल रहे, इतना बैलेंस है जीएसटी का गवर्नमेंट पे, हमें देती नहीं है सेंट्रल गवर्नमेंट। तो आपस में जिस स्टेट में सेंट्रल गवर्नमेंट अलग है, बीजेपी की है, स्टेट में बीजेपी नहीं है, तो वहां लड़ाई झगड़ा होगा, दिखाई देगा। अगर सेम है तो लड़ाई झगड़ा होगा तो हमें दिखाई नहीं देगा, है ना। तो कंपनसेशन इज टू बी प्रोवाइडेड टू ए स्टेट फॉर ए 5 year फ्रॉम द डेट ऑन विच एसजीएसटी इनटू फोर्स। तो जब आया तो उन्हें नुकसान हुआ, उसके लिए कंपनसेशन सेस लगाया गया ताकि उन्हें कुछ फायदा मिल जाए। तो जीएसटी का टैक्स किस पर है? गुड्स पर भी है और सर्विसेज पर भी है, लेकिन क्या 100% आइटम पर है? नहीं। तो आपको क्या करना चाहिए, नोट्स बनाने चाहिए साथ के साथ, ना केवल इनकम टैक्स में बल्कि इसमें, और आइडियली ये मानो 10 पेज 15 पेज, वैसे हर एक इनकम टैक्स और जीएसटी के हर चैप्टर के एंड में बहुत अच्छा इन्होंने शॉर्ट समराइज्ड फॉर्म में दिया हुआ है। तो अगर 70 पेज का पूरा एक चैप्टर है तो वो समराइज 7-8 पेज में दिया हुआ है, 10 पेज।
तो आइडियली क्या रहता है, 10 पेज को एक पेज में आप शॉर्ट में कर ले, तो आप नोट्स अपनी राइटिंग से खुद बना सकते हैं। उसको देखकर जैसे एक चैप्टर खत्म हो, फिर उसको जो लास्ट में जो शॉर्टकट दिया हुआ है चैप्टर के एंड में, उसे देखकर आप अपनी तरीके से बनाएं। तो उससे क्या होगा, एग्जाम में बड़ी हेल्प मिलेगी। उसमें इंपॉर्टेंट बात कुछ ना छूटे, जैसे लिखा जीएसटी सभी गुड सर्विस पे लगता है एक्सेप्ट एल्कोहलिक लिक्वर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन एंड पेट्रोलियम क्रूड, डीजल, पेट्रोल, एटीएफ एंड नेचुरल गैस। इन चीजों पर नहीं लगता है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एल्कोहलिक लिक्वर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन? अब लिक्वर यूज होता है सैनिटाइजर में भी यूज होता है, लेकिन वो कंजम्पशन के लिए तो यूज नहीं हो रहा है ना, तो उस पर तो लगेगा जीएसटी। लेकिन इस पे जो ह्यूमन कंजम्पशन के लिए होता है, विस्की वाइन होती है, उन पे नहीं लगेगा। तो वो चीजें इसलिए है क्योंकि वो इतना हैवी टैक्स होता है, वो स्टेट गवर्नमेंट ही चाहती है कि हमारे पास ही पूरा है, क्योंकि एक स्टेट से दूसरी स्टेट में अल्कोहल तो अलाउ ही नहीं है सेल करना। आप अगर चाहें रिटेल यहां से दूसरे स्टेट में तो अलाउ नहीं है, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में ज्यादा आप ले भी नहीं जा सकते अल्कोहल। तो विद इन द सेम स्टेट 99% सेल होगी, और उसका स्टेट गवर्नमेंट कहती है हम आधा आधा क्यों करें, और उसका अच्छा खासा हैवी अमाउंट होता है, तो इसलिए ये बाहर है जीएसटी से। तो एल्कोहलिक लिक्वर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन is outside the GST. The manufacturer production of alcoholic liquor continue to subject a state excise duty. मैंने आपको शुरू में बताया था एक एक्साइज ड्यूटी लगती है प्रोडक्शन पे, तो स्टेट गवर्नमेंट के जेब में जाती है। एंड इंटर स्टेट सेल ऑफ सेम इज सब्जेक्ट टू CST एंड वेट रेस्पेक्टिवली। तो मान लिया ये हो गया कि हरियाणा में फैक्ट्री है, तो प्रोडक्शन कहाँ हो रही है हरियाणा में, तो हरियाणा गवर्नमेंट वहां से एक्साइज ड्यूटी ले लेगी। मान लिया वो यूपी गवर्नमेंट के लिए बनाया हरियाणा में, तो वो हरियाणा से यूपी में आएगी, तो उस पर क्या लगेगा, CST। CST होता है पुराना सिस्टम, जहां एक स्टेट से दूसरे स्टेट में माल बेचने पे लगता है, वो यूपी में आ गई। अब यूपी में रिटेल में सेल तो यूपी में ही होगी, वहां क्या लगेगा, यूपी का वैट। तो इस पे क्या हुआ, तीनों के पास जेब में गया। हरियाणा गवर्नमेंट के पास क्या गई, एक्साइज ड्यूटी, सेंट्रल गवर्नमेंट की जेब में क्या गया, CST, और यूपी गवर्नमेंट की जेब में गया वैट, क्योंकि यूपी से यूपी में बिका। और अगर सपोज फैक्ट्री यूपी में ही है, तो यूपी में ही एक्साइज ड्यूटी यूपी गवर्नमेंट की जेब में गई और वैट भी यूपी गवर्नमेंट की जेब में। तो इसलिए वो मान नहीं रहे कि हम इसको जीएसटी के दायरे में लाए। दूसरा पेट्रोलियम क्रूड, डीजल, नेचुरल गैस। अब आप देखें महाराष्ट्र में अगर इस समय पेट्रोल यहां पर 96 रुपीज है मान लिया, तो महाराष्ट्र में 112 रुपीज है। तो 1 लीटर पेट्रोल पर ही 15-20 रुपए एक्स्ट्रा ले रही है वो गवर्नमेंट, 1 लीटर पेट्रोल पर, वो केवल स्टेट गवर्नमेंट की जेब में जा रहा है। वेस्ट बंगाल में 110 से 115 ऐसे ही है, तो जो 15-20 रुपए एक्स्ट्रा ले रही है वो अपनी जेब में डाले जा रहे हैं। तो ये इसलिए बाहर नहीं होने देना चाहते, क्योंकि वहां पर वैट लगता है, वो कहते हैं वैट है हमारी जेब में जाना चाहिए। तो एज रिगार्ड पेट्रोलियम क्रूड, डीजल, पेट्रोल, ATF and natural gas concern, they are not presently liable to GST. GST will be levied on these products from a date to notified to recommendation of GST council. इसे ऐड कर रखा है कि लगाएगी। कई बार क्या कहते हैं, कई बार स्टेट गवर्नमेंट कहती है जीएसटी लगाओ, पेट्रोल अगर लग गया ना जीएसटी, रेट आधे हो जाएंगे। पेट्रोल 96 है ना, 40 रुपए का हो जाएगा अगर इस पे जीएसटी लग गया तो, क्योंकि जीएसटी मैक्सिमम रेट जो है वो 28% है, और इस पर तो टैक्स लग रहा है 50-100%, तो बहुत कम हो जाएगा। तो ये कहने को ड्रामे करते हैं, कोई नहीं करेगा। और फिर आधा पैसा जाएगा स्टेट गवर्नमेंट की जेब में, आधा पैसा जाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट की जेब में, स्टेट गवर्नमेंट मानेगी नहीं।
तो ये तो रणनीति है, ये तो हो ही नहीं सकता। ये कब होगा? तब होगा जब धीरे धीरे 20-30 साल बाद बहुत कम हो जाएंगी पेट्रोल डीजल की गाड़ियां, बहुत कम सेल हो जाएगी, तो कर देंगे ये। Till such date, central excise duty continue to be levied on the manufacture production of petroleum, crude, diesel, petrol, etc., natural gas, और वही है वैट लगता है और CST लगता है। तो अल्कोहल फॉर ह्यूमन कंजम्पशन पर और पेट्रोलियम प्रोडक्ट पर सेम ही सिस्टम है। हाँ, असल में क्या है कि जो क्रूड ऑयल है वो सेंट्रल के अंडर में ही है सारा का सारा, क्योंकि वो इंपोर्ट होता है सारा, है ना। तो वो रिफाइनरी वगैरह जो है उसमें जो भी होगा वो सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी जाती है इस पर, लेकिन उसके बाद में वैट और CST वैसे ही लगता है, लेकिन वो स्टेट गवर्नमेंट की जेब में जाती है, क्योंकि वहां कोई ऐसा नहीं है वो दूसरी कंट्री से नहीं आ रहा। अगर ये क्या है कि गवर्नमेंट का बहुत सारा अमाउंट उसे इंपोर्ट करने में जाता है, तो उस पर सेंट्रल गवर्नमेंट का ही कंट्रोल है। इसलिए तो आप शोर में देखते नहीं है, स्टेट गवर्नमेंट शोर में जाती है कि भैया सेंट्रल गवर्नमेंट से कि पैसा कम करो पेट्रोल का, ये डीजल। तो कई बार क्या करती है सेंट्रल गवर्नमेंट, कहती है 2 रुपए कम कर दिया हमने ये एक्साइज ड्यूटी, फिर स्टेट से कहती है तुम भी करो 2 रुपए कम। तो जो बीजेपी वाली गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट अगर कहती है कि 2 रुपए हमने सेंट्रल कर दिया तुम भी करो, तो बीजेपी वाली जो है स्टेट गवर्नमेंट उन सबने अपना वैट 2 रुपए कम कर दिया, लेकिन जो नॉन बीजेपी है उन्होंने काम तो नहीं कर रहे। तो वो सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी है, इसलिए ही स्टेट गवर्नमेंट उसके दाम कम कर पाती है। CST तभी तो कमाएगी जब एक ही स्टेट से दूसरे में जाएगा। अब आप तो गए पेट्रोल पंप डलाने 1 किलोमीटर दूर, पेट्रोल डला कर आ गए, तो इस पे क्या है, वैट ही तो है, ठीक है ना। अब एक और बहुत बड़ी चीज है टोबैको। अब टोबैको इज विद इन द परव्यू ऑफ GST टोबैको पर लगता है। However, Union government has also retained the power to levy excise duty on tobacco. तो क्या हुआ, इन्होंने कहा GST भी लगाएंगे, एक्साइज ड्यूटी भी लगाएंगे। तो अगर पेट्रोलियम प्रोडक्ट या अल्कोहल आए तो वहां पर भी यही चलेगा कि GST भी लगेगी, एक्साइज ड्यूटी भी लगेगी। तो इंडिया में जो बनेंगे, है ना, तो टोबैको इज सब्जेक्ट टू GST एज वेल एज सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी। तो यहां पर आपको GST भी लगता है, टोबैको पर GST भी लगेगा, एक्साइज ड्यूटी भी लगेगी। इसके अलावा जो दवाई वगैरह के लिए इस्तेमाल होती हैं चीजें, है ना, तो वहां पर भी GST लगता है, ठीक है। स्टेट गवर्नमेंट के पास पावर है, वो एक्साइज ड्यूटी लगा सकती है, ठीक है। तो GST भी लगता है और यहां पर स्टेट एक्साइज ड्यूटी भी लगती है। रियल एस्टेट सेक्टर जो है इस पे भी GST नहीं लगता है, क्योंकि यहां रजिस्ट्री होती है, आपको पता हो, है ना। दैट इज GST विल नॉट बी लेवाइड ऑन सेल परचेज ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। तो इमूवेबल प्रॉपर्टी पर भी GST नहीं लगता। आपको पता है स्टैम्प ड्यूटी लगती है, स्टैम्प ड्यूटी हमें स्टैम्प खरीदने पड़ते हैं, वो सारा अभी भी सिस्टम है, लेकिन फ्यूचर में सब पे GST लगेगा। समय लगेगा, लेकिन धीरे धीरे GST के दायरे में सारी चीजें आ जाएंगी, ठीक है। तो आज के लिए हम इतना काम करते हैं।